से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती। ये दास्तान है हमारी भारतीय सेना के शौर्य की, दास्तान है एक कुशल राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति की, और कुछ दास्तानें हैं हमारी इस्पात नगरी भिलाई से जुड़े हुए अनूठे योगदानों की। वो दौर था जब प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी, और हमारी भारतीय सेना के शौर्य की यह इबारत लिखी गई थी 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रमना रेस कोर्स में, जहां भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के समक्ष पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था। इस आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा आज़ाद हो गया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। ये तो थी हमारी भारतीय सेना की शौर्य की गाथा की एक झलक। अब आइए मूल विषय पर लौटते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश निर्माण से जुड़े भिलाई के कनेक्शन की। बात सन 1971 के अगस्त सितंबर माह की है, जब पूर्वोत्तर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव पसर चुका था और युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न के चलते तब बड़ी तादाद में पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से से शरणार्थी भारत आ रहे थे। तब का यह शरणार्थी संकट भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तब करीब 80 लाख शरणार्थी भारत आए थे। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने इस संकट को देखते हुए सैन्य कार्रवाई और मानवीय सहायता दोनों विकल्पों पर एक साथ कदम बढ़ाया। एक तरफ जहां भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत पहुंच रहे शरणार्थियों की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया। तब केंद्र सरकार ने इस्पात मंत्रालय के माध्यम से तत्कालीन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL को निर्देश जारी किया, और तब HSL के चेयरमैन हितेन भाया की पहल पर मानवीय सहायता के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें HSL के अधीन सारे स्टील प्लांट से मेडिकल स्टाफ को लिया गया। इस टीम में समन्वय की जवाबदारी दी गई राउरकेला स्टील प्लांट के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BS ढिल्लों को। तब डॉक्टर ढिल्लों का एक सर्कुलर भिलाई के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NL कल्ले तक भी पहुंचा, जिसमें भिलाई से भी मेडिकल टीम को तैयार करने बाबत निर्देश था। इस तरह HSL की सभी इकाइयों से मेडिकल टीम के बैच बनाए गए और उन्हें एक एक महीने के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग शरणार्थी शिविरों में भेजा गया। यहाँ HSL की मेडिकल टीम को विभिन्न शिविरों में जिम्मेदारियां बांट दी गई थी। भिलाई से पहली मेडिकल टीम अक्टूबर 1971 में गई थी, जिसमें करीब 15 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मी शामिल थे। इस टीम के लौटने से ठीक पहले दूसरी टीम को अक्टूबर 1971 के आखिरी हफ्ते में रवाना किया गया। भिलाई की इस टीम ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले वेस्ट दिनाजपुर के मलान कुशमुंडी शिविर में अपनी सेवाएं दी थी। इस टीम में चेस्ट विभाग से डॉक्टर SK केलकर, जनरल मेडिसिन से डॉक्टर SB खिचारिया, नर्सिंग स्टाफ विजय कुमार सुरीन, NK ठाकुर, VK गायकवाड़, कुक विलय उद्धन, ड्रेसर रामा, क्लीनर याकूब और स्वीपर पेरैया सहित अन्य लोग थे। स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं वह इस टीम की भिलाई से रवानगी के दौरान की है, जब इन्हें तब के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NL कल्ले और असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर KB दवे सहित अन्य लोगों ने विदाई दी थी। टीम वहां पूरे 1 महीने तक रही और फिर युद्ध शुरू होने के ठीक पहले दिसंबर 1971 के पहले हफ्ते में भिलाई लौट आई। इस टीम का एक अहम हिस्सा थे BSP के रिटायर्ड नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट विजय कुमार सुरीन। इन दिनों बोरसी कॉलोनी में निवासरत विजय कुमार सुरीन जी से मैंने शरणार्थी शिविरों में भिलाई के योगदान को लेकर बातचीत की थी। इस दौरान उनकी पत्नी और
असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट नर्सिंग रही श्रीमती सारम्मा सुरीन ने भी अपनी यादें बांटी थी। बातचीत के दौरान विजय कुमार सुरीन जी ने बांग्लादेश शिविरों में बिताए दिनों को कुछ इस तरह याद किया था। मतलब उसी देश में 1971 में बांग्लादेश वार शुरू हुआ। इसमें क्या था, वो रिफ्यूजी जितने थे ये लोग उनको बंदूक के नोक पे उनको ऐसा मारते थे, कभी इधर मारे हैं, कभी इधर करते, कभी इधर, कभी उधर, ऐसे तकलीफ देते थे। तो वो लोग डर के मारे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए, इंडिया तरफ आए। कहाँ पे? दिनाजपुर, वेस्ट दिनाजपुर, मलान कैंप। कुशमंडी नाम था गांव का, पर वो मलान कैंप का नाम था मलान कैंप, मलान। और वहां से आगे मतलब CISF के लोग थे, वो लोग कब्जा किए हुए थे और वहां तक हम जा करके देख भी सकते थे, ये हमारा बॉर्डर पोस्ट। उस बॉर्डर पोस्ट में एक बहुत बड़ा झाड़ था और वहां से बैठ करके वो संतरी जो था चारों तरफ देखते रहता था और कुछ होता था तो अलार्म देता था। नहीं, ऐसी जगह में भी जा करके देखे हम लोग। तो ये कब आप लोगों को भेजने का हुआ? ये कैसे शुरू? यहाँ उसके पहले कि हम भी उसमें सेल की तरफ से प्रपोजल आया कि हर हिंदुस्तान स्टील लिमिट HSL की तरफ से। हाँ, पर डॉक्टर ढिल्लन वो थे इंचार्ज, उनको बनाया गया, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो यहाँ भी उनका सर्कुलर आया कि यहाँ से भी आप इतने स्टाफ को सामान के साथ भेजिए। तो उसमें सब मेडिसिन से लेकर के सब कुछ अपना ये हुआ, उसके बंदर आए। तो हम लोगों का भी बैच बनाया, तो बैच बाय बैच। तो फर्स्ट बैच में तो कोई दूसरे लोग गए, मेरा नंबर भी तो दूसरे, उन लोग को 1 महीना वहां रखा। फिर उसके बाद फिर दूसरे महीने में वहां 71 के बाद हम गए, 1 महीना के लिए भेजे। आपके बैच में कौन कौन थे भिलाई से? मेरे बैच में एक मिस्टर, एक मैं था और मेरे साथ साथ में नंद था क्या? नंद नहीं, नंद हमसे पहले गया था। अच्छा। मिस्टर नंद और दयानंद। हाँ, दयानंद नहीं, रॉबर्ट सामुएल, वो लोग गए थे। मिस्टर सामुएल सब हॉस्पिटल सेक्टर में है, तो ये लोग पहले गए थे। तो फिर दूसरे बैच में हम लोग को भेजे। तो मेरे डॉक्टर कौन थे आपके बैच में? मेरे साथ में जो डॉक्टर भेजे गए वो डॉक्टर केलकर थे और डॉक्टर खिचारिया थे। अच्छा। 2 डॉक्टर हुए और एक ड्रेसर था। ये कौन कौन से, मतलब खिचारिया का क्या डिपार्टमेंट है? डॉक्टर खिचारिया तो यही सब MBBS वाले थे। वो MBBS वालों, MBBS वालों को ही भेजे। डॉक्टर केलकर चेस्ट में थे। हाँ, तो उनको हमारे साथ, और मेरे साथ में 2 मेल नर्स थे, एक शिफ्ट एक, दूसरा। तो गायकवाड़ था और मैं था। गायकवाड़ की तो डेथ हो गई, मैं मेरे साथ वो था। एक ड्रेसर जो ड्रेसिंग करे, और एक स्वीपर था याकूब करके, क्लीनर था, वो उसको भेजे। अब ऐसे करके एक कुक था, विलायोधन कुक था, जो यहाँ पर था, विलायोधन करके। विलायोधन? हाँ, विलायोधन। अच्छा, विलायोधन। वो कुक था, किचन में काम करता था। कहाँ? सेक्टर 1 के? नहीं, यहाँ 9 के। सेक्टर 9 तो इतने लोगों का एक ग्रुप बनाया, वैसे ही ग्रुप वहां से भी गया, वैसे अपना अपना ग्रुप को लेकर। तो कितना, 1-1 महीने के लिए था? 1-1 महीने के लिए। हाँ। तो वहां भी हम गए। उस समय में फरक्का बांध ब्रिज नहीं बना था। अच्छा। तो स्टीमर में चढ़ करके वहां हमको गंगा नदी में पार करना, चढ़ा करके पार करके फिर उधर उस किनारे में जाते थे। और कलकत्ता में जब हम पहुंचे तो बारिश खूब जोर से हुई, इतना आंधी तूफान आया कि। ये 71 में कब की बात है? जुलाई अगस्त है? हम लोग नवंबर तरफ गए थे। अक्टूबर नवंबर में गए। अक्टूबर नवंबर गए थे। अच्छा। जी हाँ। तो काफी मतलब बारिश होने के बाद तूफान, तो रेल लाइन अस्त व्यस्त हो गया, मालदा जंक्शन हो गया। तो 5 दिन हम लोग कलकत्ता में सेल का गेस्ट हाउस में ही रह गए।
और वहीं थे, वहीं हम लोग खाना पीना वगैरह जा करके अपना खाते थे और बाकी वहीं थे। तो जब जैसे वो रेल लाइन वगैरह बन गया तो फिर हमारे लिए ऑर्डर आया कि पूरा ग्रुप के लिए बस में जाएंगे करके। तो वहां से कलकत्ता से समझिए रायगंज, वो उधर रायगंज जिसकी मतलब एकदम अपर नॉर्थ, हाँ वहां पर बंगाल का, वहां से वहां तक बस में हम लोग गए। तो 2-3 दिन लगा होगा बस में? नहीं, सुबह से जा करके करीब रात 9-10-12 बज जाता था। अच्छा। हाँ, तो जब लौटे भी तो अब क्या हुआ कि जैसे उनको ऑर्डर आया, हम लोग वहां पर थे। अब वहां का नेचर ऑफ काम जो था ना, वो क्या था, रिफ्यूजी लोग जो आए वो एक साड़ी में एक औरत है, एक लड़की है, वो भी एक साड़ी लेकर के भागे, और आदमी लोग भी ऐसे ही भागे, बूढ़े जवान। कैंप में जो कैंप बनाया था उसके अंदर रहे, और लड़कियां ये सब वो निकलने नहीं देते थे क्योंकि जासूस बहुत फैले हुए थे। अच्छा। तो उन लोगों के पास ये पूरा का पूरा रिफ्यूजी कैंप था? हाँ, पूरा 3000। यहाँ पर जितने गोल्ड है, मनी है, यही लेके निकले अपना। बाकी एक जोड़ी जो पहन लिए तो उसको, तो इसलिए सहायता के लिए और भी एजेंसी लोग आए। जैसे केरला का है वो कैरिटास इंडिया है, कैरिटास इंडिया के नाम से, वो विटामिन की टैबलेट और जितने भी ऐसे अच्छे पौष्टिक आहार भेजना, ये सब चीज था। परंतु उनका जो मेन प्रॉब्लम जो था वो यही था कि मतलब इनको कैसे संभाला जाए, इनकी बीमारी को। और वहां पर इतने लंबे लंबे केंचुए जोंक जैसे, और वो जैसे यहाँ चलते हैं ना वैसे इतने मोटे मोटे, वो पूरा उसमें। तो हम लोगों का काम था अपने क्लिनिक में उसके चारों तरफ वो पाउडर छिड़कते थे, हाँ ब्लीचिंग पाउडर डालते थे, वो डाल देते थे। और फिर उसके बाद जैसे अब उनको एक ही तकलीफ था, स्किन क्या, खुजली। अब एक ही कपड़े को, गीला कपड़ा है, नहाना है, उसी को पहने रहना है और उसी में गुजारा करना है। तो इनको कंबल भी बांटना है, ये सब चीजों को हर एक, और भी एजेंसी थे उनके थ्रू में हम लोग को एक एरिया था कि उसमें इतने को आप लोग दो, उतने को राउंड खेला वाले, कितनों के अच्छा सबको बांट दिए थे? सबको बांट दिए थे। और उनको तो वहां पर उनको देखे तो 2 किस्म का शिकायत ज्यादा मिली, एक तो स्किन ट्रबल और दूसरा ये पेट की असाइटिस। अच्छा। ये प्रॉब्लम पानी भरना, हाँ, पानी भर जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, वो आईवी का इंजेक्शन है, डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते थे कि इसमें पेट में डाल करके और उसको बहा दो। तो कम कर देते थे, पूरा नहीं निकालते थे, कम करके उसको रिलीव कर देते थे। कम से कम 2 हफ्ता 1 महीने के लिए रिलीफ हो जाता था। और उनको दवाई पानी बांटना, दूध बांटना, दूध घोल करके जितने भी थे बच्चे वगैरह सबको देते थे। यही काम वहां पर जाता। और इंजेक्शन जो प्रिस्क्राइब करते थे उनको देना। तो कोई कैजुअलिटी हुई हो ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। जो आए उनको अटेंड तो करना ही है। कैजुअलिटी ज्यादा वहाँ कैंप के अंदर में नहीं होता था। ये जो वहां से घाव बना करके आते थे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था, ड्रेसिंग होता था। पर उनकी बर्बरता जो है वो देखने को मिलती थी कि किस किस्म से इन लोगों ने इनको तंग किया है अपने देश से निकालने के लिए। तो ऐसा वो रिफ्यूजी कैंप जो था 3000 का था, 3000 रिफ्यूजीज लोग, बहुत बड़ा एरिया था। तो ऐसे करके वहां से फिर तो ये टोटल कितने बैच गए थे? तो जैसे आपके पहले एक बैच गया था, एक आप गए, और लास्ट था मतलब दो ही बैच गया 1-1 महीने के लिए। तो उसके बाद तो वार छोड़ गए थे। जब फिर वार चालू हो गया तो फिर आप लोग को वापस, हाँ, जैसे ऑर्डर हो गया मिलिट्री को चढ़ाई करने वाले जनरल मान अच्छा था, तो उनको इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद तो देख रहे हैं हमारा जो वो था करके, वो बड़े उसमें से था, क्या बोलते हैं, सड़क में हम लोग देखते रहते थे बैठ करके। मिलिट्री का पूरा एक बटालियन आता था, वहाँ 2 दिन रुकता था खेत में और बगीचे में। वो मैप दिया जाता था, मैप से रीडिंग होता था और वो कहाँ कहाँ जाना है। और 2 दिन हमारे हेल्थ सेंटर में जो था
वहां पर नल लगा हुआ था। जब तक उनका डॉक्टर आके उसको नहीं देखता, सर्टिफाई नहीं करता जांच के, तब तक उनको किसी को पानी पीने का ऑर्डर नहीं था। क्या मालूम उसमें जहर मिला। हाँ, मतलब यहाँ भी तो मरोदा टैंक में डालेंगे, स्टील प्लांट में उस समय पूरा ब्लैक आउट था पूरा। तो अच्छा। ये सब ऐसे करके भिलाई में भी वहां से फिर जैसे हुआ तो हम लोगों को बोले कि अब आप लोग चले जाओ, पीछे हट जाओ, अब मिलिट्री टेक ओवर कर रही है। तो यहाँ से 2 दिन, जैसे 2 दिन वहां रहे, नक्शा उनको समझा दिया सोल्जर्स को, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते। तो CSIF जो थी ना, CRPF उनको वो पीछे कर दिए, ये लोग टेक ओवर कर दिए। फिर तो अटैक हो गया बांग्लादेश का। उसके बाद फिर वापस आ गए। हाँ, फिर हम लोग वापस आ गए। तो वापस आए तो फिर उसी रूट में, और उसी रूट से फिर हम लोग 12 बजे रात को कलकत्ता पहुंचे बस में बैठ करके, गंगा नदी को पार करते हुए। अब तो फरक्का बैरेज में रेल भी है, सब कुछ है, बांध भी है। तो तब फरक्का बराज नहीं बना था? नहीं बन रहा था। अच्छा, उस समय बन रहा था। तो वैसा। तो यह थे बीएसपी के रिटायर्ड नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट विजय कुमार सुरीन जी, जो बता रहे थे कि तब किन हालात में भिलाई से पहुंची टीम ने बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाया था। लेकिन भिलाई वासियों का योगदान इतना ही नहीं था। अब एक और रोचक दास्तान सुनिए। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश उदय तो हो गया, लेकिन इस पूरी क्रांति के नायक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अभी भी पाकिस्तान के राजनीतिक कैदी थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत को सफलता मिली और शेख मुजीबुर रहमान 8 जनवरी 1972 को PIA के विशेष विमान से लंदन पहुंचे। इसके बाद भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी शेख मुजीब को सुरक्षित ढाका पहुंचाने की। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ से चर्चा की और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ रामेश्वर नाथ काव को पूरा प्लान तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके मुताबिक शेख मुजीब को लंदन से दिल्ली और दिल्ली से ढाका सुरक्षित ले जाने एयरफोर्स को विशेष जिम्मेदारी दी गई। 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीब और उनके कुछ साथी लंदन से नई दिल्ली पहुंचे। तब भारतीय सेना का विशेष विमान उनके लिए तैयार था और इस विमान को सुरक्षा घेरा देने वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर में दूसरे जवान भी तैनात थे। तब इस सुरक्षा घेरे में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे हेलीकॉप्टर स्क्वाड के ग्राउंड इंजीनियर VK मोहम्मद। वायुसेना के इस जाबांज फौजी को आज भी तनाव भरे वह 2.5 घंटे नहीं भूलते जब इस खास मिशन पर उन्हें भी दिल्ली से ढाका भेजा गया था। VK मोहम्मद वायुसेना से रिटायर होने के बाद भिलाई में रहते हुए अपनी इंजीनियरिंग फर्म सन्मति इंटरप्राइजेस संचालित कर रहे हैं। मैंने उनसे शेख मुजीब को सुरक्षित ढाका पहुंचाने के मिशन के बारे में पूछा तो हंसते हुए बताने लगे, तब तो हमें बताया ही नहीं गया था कि विमान में कौन सवार है और कहां तक जाना है। बस आदेश हुआ और हम लोग रवाना हो गए। वैशाली नगर भिलाई निवासी VK मोहम्मद बताते हैं कि जब शेख मुजीब व उनके साथियों को पूरी सुरक्षा के साथ भारतीय वायुसेना ने ढाका एयरपोर्ट पर उतारा तो चारों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। उनका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। तब रोमना मैदान में अपने नेता का स्वागत करने 10 लाख से ज्यादा लोग जमा थे। तो चलिए इस पूरे मिशन का आंखों देखा हाल सुनते हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्राउंड इंजीनियर VK मोहम्मद से। ये मुजीब रहमान इंग्लैंड में था, उधर लंदन से दिल्ली आया। दिल्ली से हम लोग उनको बांग्लादेश लेके गया। ये पूरा अरेंज किया था श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उनका इंस्ट्रक्शन एयरफोर्स इसमें उनको ले जाने में हम लोग नॉट ओनली ले जाने में हम उधर उनको सही सलामत पहुंचाने में सफल हुआ। 3 हेलीकॉप्टर था, 1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। हम लोग किसी को मालूम नहीं था इसमें मुजीब रहमान है करके। तो AN-12 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था।
N12 उसमें मुजीब रहमान को बिठाया था। बाकी उनका कुछ परिवार था, कुछ लोग था, फिर कुछ उनका कुछ लगे सामान वगैरह था। एंड ये जो हमारा जहाज़ का फ्यूल बाकी जो सामान था, हम लोग कुछ 3-4 लोग था, वो सब हमारा हेलीकॉप्टर में गया था। किसी को मालूम नहीं था ये मुजीब किसी में है कर, कौन सा जहाज में है करके। वो हेलीकॉप्टर में है, ये तो वो रॉ डील कर रहा था। अच्छा। रिसर्च एनालिस्ट विंग एक सीक्रेट एजेंसी है, वही डील कर रहा था। तो हम लोग हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह तैयार किया, हमको भी मालूम नहीं था ये कोई क्या हो रहा है करके। नहीं, जो आया है तो हम भी आश्चर्य हो गया, यस इनको कहीं देखा तब ये मुजीब रहमान है। मतलब एयरपोर्ट में जब वो आए तब आप लोगों ने देखा? हाँ, फिर ढाका में जाके उनको ढाका एयरपोर्ट में पहुंचाए थे। वहाँ कैसा मंजर था जब ढाका में उतरे आप लोग? तो ढाका में उतरा तो कुछ लोगों को मालूम पड़ रहा था वो आ रहे करके। तो उसका बहुमनी का कुछ सोल्जर्स था, देन कुछ लीडर्स था उनका, वो लोग था, इंडियन ऑफिशियल्स था। तो वहाँ तो मुजीब का खूब स्वागत हुआ था? ऐसा हुआ था, लेकिन पहले इनिशियली किसी को मालूम नहीं था, पता है आ रहे जा रहे करके। तो उन्होंने उनको वो सीधा जाने में भी रिस्क है, एयर वार हुआ था ना। सो पाकिस्तान का साथ एनिमिटी भी था, अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं था इन लोगों को। सो मिसिस गांधी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सो वही हुआ। तो आप लोग फिर तुरंत लौट गए ढाका से कि रुके? नेक्स्ट डे रुके। तो वहाँ आप लोग की भी खूब खातिर वातिर हुई होगी? हाँ, उस टाइम क्या ना, वो तो होता है, लेकिन वो हमला हमारे लिए कलकत्ता और ढाका एक ही टाइम लगा। अच्छा। हाँ, तो दिल्ली से ढाका कितना, 2 घंटा? 2 घंटा से ऊपर लगा। अच्छा। तो मतलब फेस टू फेस आप लोग आमने सामने नहीं बैठे थे ना? मुझे किसी और वो दूसरा प्लेन में था। वो दूसरे प्लेन में था। उधर जाने के बाद मिला, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया है, यू आर ऑल माई सन्स बोला। अच्छा। सिक्योरिटी वेरी टाइट था, वेरी टाइट था। हम लोग दूर खड़ा था, वह उसके पास आके हम लोगों को धन्यवाद प्रकट किया। अच्छा। इस तरह बंगबंधु शेख मुजीब सुरक्षित ढाका तो पहुंच गए, लेकिन बाद के दौर में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और इस घटनाक्रम के भी वी.के. मोहम्मद गवाह रहे हैं। खास तौर पर उन्हें आज भी वे दिन नहीं भूलते जब 2 जुलाई 1972 को हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब वी.के. मोहम्मद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए भारतीय वायुसेना के सुरक्षा दस्ते में हेलीकॉप्टर ग्राउंड क्रू के तौर पर तैनात थे। वी.के. मोहम्मद बताते हैं, उस घटनाक्रम का मैं भी गवाह रहा हूँ। तब 17 वर्षीय बेनज़ीर भुट्टो शिमला में बड़े आराम से शॉपिंग करते हुए घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पिकनिक पर आई हुई है। आफ्टर बांग्लादेश वार, मिसेस गांधी एंड भुट्टो, Mrs. Gandhi maintained a brotherly relation with Bhutto. Even the war was on, even after war also, when Bhutto came to Simla for signing the agreement, they shook hand, but they did not look each other. Mrs. Gandhi looked quite opposite side, but shook the hand. उसका बाद उन्होंने ये एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है। साइन करने का बाद वो हम देखा एक टॉल हैंडसम गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल वाज रोमिंग देयर। सो बाद में पता चला भुट्टो का बेटी था, बेनज़ीर भुट्टो था। बेनज़ीर भुट्टो लेटर ऑन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ
पाकिस्तान। उसमें हम लोग उसमें क्या, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है, एयरफोर्स का एक ग्रुप, सपोर्टिंग ग्रुप जाता है, उसका मेडिकल फैसिलिटीज़, उसका उनका पेट्रोल, डीजल, बाकी जो अदर ऑल पूरा लाइक एम्बुलेंस टाइप सब होता है, क्योंकि वो हर जगह एयरपोर्ट नहीं है। सो कोई भी ग्राउंड में जाना, लैंड करना है, अचानक जाना पड़ता है तो सपोर्टिंग रूप में हेलीकॉप्टर जाता है। मैं हेलीकॉप्टर में ग्राउंड क्रू था उस टाइम। तो चलिए अब आखिर में आते हैं एक दुखद घटनाक्रम पर, जिसका एक हिस्सा वायुसेना के जवान वी.के. मोहम्मद भी थे। दरअसल बांग्लादेश निर्माण के बाद शेख मुजीब की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन उनकी सरकार को गिराने लगातार साजिशें भी चल रही थीं। ऐसे में जब भारत सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिला तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से शेख मुजीब को संदेश भेजा गया कि आपके करीबी लोग आपका कत्ल करने साजिश रच रहे हैं। वी.के. मोहम्मद बताते हैं कि तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शेख मुजीब को सुरक्षित भारत आने प्रस्ताव दिया था और इसके लिए पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में वायुसेना की एक टुकड़ी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, जिससे ज़रूरत पड़ने पर तुरंत शेख मुजीब को एयरलिफ्ट कर ढाका से नई दिल्ली लाया जा सके। वायुसेना की इस टुकड़ी में वी.के. मोहम्मद भी शामिल थे। दुर्भाग्यवश शेख मुजीब ने भारत सरकार का इंटेलिजेंस इनपुट मानने से इनकार कर दिया और खड़गपुर में तैनात हमारी भारतीय वायुसेना की टुकड़ी को ढाका जाकर उन्हें एयरलिफ्ट करने का मौका नहीं मिला और 15 अगस्त 1975 को ढाका में विद्रोहियों ने शेख मुजीब सहित उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। वी.के. मोहम्मद बताते हैं, इसमें एक चीज़ है, उसका बाद भी जब उनका साथ ये हादसा होने वाला था, उसका पहले इंदिरा गांधी को जो इन्फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि ये होने वाला है करके, सो मिसिस गांधी हम लोगों को, हम हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में था, तो खड़गपुर में उधर स्टैंड बाई किया था हमको लेके उनको उठा के लाने के लिए। बट मुजीबुर रहमान जी एकदम एग्री नहीं करता था, अटल था। वो बोला वो हमारा बच्चे लोग हैं, हमारा साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा वो एकदम विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत प्रेशराइज किया है। सो एंड उनका ये भी एक प्लान था, अगर वो एग्री नहीं करता तो भी ज़बरदस्त उनको उठा के सेफ पासेज करके इंडिया में रखने के लिए। लेकिन वो एकदम अटल रहा, वो बोला नहीं, ऐसा जो नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन हुआ हादसा, है ना, दुख की बात है। तो ये थी बांग्लादेश निर्माण में हम भिलाई वासियों के योगदान की छोटी सी दास्तान। 5 दशक पहले बांग्लादेश जब बन रहा था और उस दौरान भिलाई के लोगों ने जो योगदान दिया, उस पर आपने 2 चश्मदीद लोगों की दास्तान सुनी। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।